नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम टारगेट प्रीलिम्स 2022 करंट अफेयर पर डिस्कशन करेंगे और हमेशा की तरह प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम ध्यान से देखेंगे। देखिए, आज की वीडियो में 26 से 28 फरवरी का करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं और ऐसा होते ही फरवरी मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको सीक्वेंस में पूरा देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संस्कृति आईएएस ने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसको दिल्ली और प्रयागराज दोनों सेंटर पर कंडक्ट कराया जा रहा है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप इसको ऑनलाइन लेते हैं तो ये कम्प्लीटली फ्री है। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो संस्थान की तरफ से एक मिनिमम फीस रखी गई है। टेस्ट सीरीज के बारे में और संस्कृति आईएएस की ओर से चलाए जा रहे जो अन्य कोर्सेज हैं उनके बारे में जानने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट संस्कृति आईएएस को विजिट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है चेरनोबिल। देखिए, जो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी ये फिर से न्यूज़ में है। ऐसा क्यों है? देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसके बारे में आपको पता ही होगा। तो इसी बीच जो रूसी सैनिक है उन्होंने उत्तरी यूक्रेन में स्थित जो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, उस पर अपना कब्जा कर लिया है। चेरनोबिल को इतिहास किस चीज़ के लिए याद रखता है? तो देखिए, हिस्ट्री में हुई ये सबसे बड़ी न्यूक्लियर दुर्घटना थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लीकेज हो गई थी। एक परीक्षण जो है कुछ लोग कर रहे थे, उसमें कुछ थोड़ी बहुत लापरवाही रह गई थी और उसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर जो है न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुए थे। ये कहा जाता है कि एक परमाणु बम से जितना रेडिएशन हुआ था उससे भी ज़्यादा रेडिएशन जो है हुआ था और काफ़ी लोगों पे इस चीज़ का जो है असर देखने को मिला था। देखिए, चेरनोबिल त्रासदी हुई कब थी? तो ये 26 अप्रैल 1986 को हुई थी और यूक्रेन जब यूएसएसआर का पार्ट था तब हुई थी और ये परिप्यात शहर है वहाँ पर है। ठीक है, जो इसका रिएक्टर नंबर 4 है उसमें बेसिकली ये दुर्घटना हुई थी। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो देखिए, ये यहाँ पर आपको यूक्रेन का मैप दिखाया हुआ है, फिर ये बेलारूस के साथ इसका बॉर्डर दिखाया हुआ है और यहाँ पर देखिए ये आपका चेरनोबिल पावर प्लांट दिखाया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ लोकेशन में देखें तो ये यूक्रेन है, ये बेलारूस और यहाँ पर जो है ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो है पड़ता है। मैप में लोकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये मुद्दा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में एक हॉट टॉपिक है और दूसरा मैपिंग जो है वैसे भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रूस ने इस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, लेकिन चिंता की बात क्या है? देखिए, अब क्योंकि ये रूस के नियंत्रण में आ गया है तो जो परमाणु रिएक्टर का परमाणु अपशिष्ट भंडारण सुविधा है उस पर अगर इस जो हड़बड़ी चल रही है इसकी वजह से कोई भी भूल चूक होती है तो जो हमारा रेडियोधर्मी धूल है, जिसको हम बल्कि एक डस्ट बोलते हैं, ठीक है, रेडियोधर्मी जो डस्ट है वो यूरोप के कुछ हिस्सों में, यूक्रेन में, बेलारूस में फैल सकती है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए न्यूज़ में है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का पहला चीता अभयारण्य। देखिए, भारत में चीताओं के लिए जो है बेसिकली उनको लाने की बात ऑलरेडी की जा रही थी। एक दशक से ज़्यादा समय से ये काम चल रहा था, लेकिन फाइनली जब जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दे दिया तो अब इस दिशा में जो है काम किया जा रहा है। जो मध्य प्रदेश के अंदर कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वो जो है देश का पहला चीता अभयारण्य बन सकता है, यानी कि फर्स्ट होगा ये अपने आप में। इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए, चीता जो है बड़ी बिल्ली की जो प्रजातियां होती है उसमें सबसे पुरानी है। यहाँ तक कि इसके जो चिन्ह हैं वो जो आपका मियोसीन युग है वहाँ तक जो है खोजे जा सकते हैं। धरती पर बहुत तेज स्पीड से चलने वाला ये अपने आप में एक अनोखा स्तनपाई है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर IUCN रेड लिस्ट की बात की जाए तो ये असुरक्षित यानी कि वनरेबल कैटेगरी में आता है। और अगर हम जो है एशियाई चीताओं की बात करें तो एशियाई चीते जो है घोर संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है कैटेगराइज किए गए हैं और एशियाई चीता माना जाता है केवल ईरान में ही अब
बचे हैं। अगर भारत के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो देखिए छत्तीसगढ़ में 1947 में आखिरी मौत जो है चीते की रिकॉर्ड की गई थी और उसके बाद 1952 में गवर्नमेंट के द्वारा चीते को विलुप्त जो है घोषित कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एशियाई चीते अभी भी विलुप्त नहीं हुए हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और ईरान में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्लॉटवेयर ऐप्स। देखिए ये कुछ ऐसी अवांछित ऐप्स होती हैं जो आपकी नॉलेज में आए बिना आपके जो मोबाइल या आपका जो कंप्यूटर है उसके रिसोर्सेज को कंज्यूम करती हैं। समझते हैं, एक अवांछित प्रोग्राम, ठीक है, जो क्या करता है आपके डिवाइस के प्रदर्शन को प्रभावित करता है। ठीक है, कैसे प्रभावित करता है? ये स्टोरेज को भर देता है, सिस्टम की बैटरी लाइफ को कम करता है और बेसिकली जो टोटल परफॉर्मेंस है आपके सिस्टम की उसको जो है ये इफेक्ट करता है। देखिए ये बैकग्राउंड में चलने वाली ऐप्स रहती है, इसलिए ये छिपी हुई होती है और यूजर्स के द्वारा इनका पता लगाना मुश्किल होता है। तो अगर कभी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ जाए कि ब्लॉटवेयर ये टर्म जो है ये किस चीज़ से संबंधित है, तो ये बेसिकली कुछ हार्मफुल ऐप्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास। ये न्यूज़ में बेसिकली ये जो युद्धाभ्यास है ये यूनाइटेड किंगडम की एयरफोर्स, वहाँ की जो रॉयल एयरफोर्स है उसके द्वारा दशकों से जो है सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है। इस बार ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है और न्यूज़ में क्यों है, तो देखिए भारतीय वायुसेना के पायलट अपने 5 तेजस लड़ाकू विमानों के साथ और साथ में रॉयल एयरफोर्स और इसके अलावा सऊदी अरब, बेल्जियम और स्वीडन सहित जो प्रमुख वायुसेनाएं हैं वो इस अभ्यास में भाग लेंगे, तो इसकी वजह से न्यूज़ में है। तो कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम के जो रॉयल आपकी है एयरफोर्स उसके द्वारा किया जाता है और इंडिया भी इस बार इसमें पार्ट लेने वाला है। ठीक है, इसके बाद स्पर्श पेंशन प्रशासन प्रणाली, ये न्यूज़ में है। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहीं से जो है आपको इसका उद्देश्य भी पता चल जाएगा कि जो पेंशन भोगी हैं उनको सुविधा देना, कहीं ना कहीं इस ऐप का उद्देश्य प्रशासन को थोड़ा बेटर बनाना, सुशासन की तरफ जाना। इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि रक्षा मंत्रालय की जो है एक स्कीम है, तो पेंशन वर्ड याद रखें आप, क्रमिक विभाग वगैरह मत समझ लीजिएगा, ये रक्षा मंत्रालय की एक जो है योजना है। देखिए रक्षा मंत्रालय जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलके, ठीक है, 4 लाख से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर इनको स्टैब्लिश करेगा और उनके माध्यम से जो पेंशन सेवाएं हैं उनको उपलब्ध कराएगा, उसके बारे में जानकारी देगा और बेसिकली ये पेंशन भोगियों को हर स्तर पर संपर्क जो है प्रदान करेगा। ठीक है, विशेष रूप से ऐसे पेंशन भोगी जो देश के दूर दराज वाले इलाकों में रहते हैं और जिन तक इंफॉर्मेशन टाइम से नहीं पहुंच पाती। नेक्स्ट टॉपिक है सौर प्रोटॉन घटनाएं। देखिए जो सौर प्रोटॉन घटनाएं इनको सोलर पार्टिकल इवेंट्स भी कहते हैं, इसके अलावा इनको प्रॉम्प्ट फोटोन इवेंट भी कहते हैं। सूर्य के द्वारा उत्सर्जित कण खासकर कि प्रोटॉन, ठीक है, ज़्यादातर प्रोटॉन होते हैं, उन जो सौर लपटों के रूप में बाहर निकलते हैं और जो आपका इंटरप्लेनेटरी स्पेस होता है उसकी तेजी से गति पे ये निर्भर करते हैं। आसान होके समझते हैं। देखिए इंटरप्लेनेटरी स्पेस ये क्या है, 2 प्लैनेट्स के बीच में जो स्पेस होता है उसी को इंटरप्लेनेटरी स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और सूर्य से आग की लपटों के जैसे जो प्रोटॉन कण होते हैं जो कि चार्ज्ड होते हैं, ठीक है, ये बहुत स्पीड से निकलते हैं और बेसिकली जो हमारी पृथ्वी का आयन मंडल है उस पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री हैं उनके लिए भी ये खतरा उपस्थित करते हैं। ठीक है, ये आपने समझा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, आयन मंडल में आंशिक आयनीकरण का जो है कारण बन सकते हैं, इनकी वजह से अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण विकिरण का खतरा उत्पन्न होता है। कोरोनल मास इजेक्शन, ये आप ध्यान रखिएगा। तो कोरोनल मास इजेक्शन ये क्या होता है, तो सूर्य की सतह से होने वाले सबसे बड़े विस्फोटों में से ये एक है। इन विस्फोटों में जो उत्सर्जित होता है कई अरब टन का पदार्थ होता है और वो अंतरिक्ष में
कई मिलियन तक जो है मील प्रति घंटे से गति कर सकता है, यानी कि सूर्य से जो है विस्फोट होकर ये कण बाहर निकले और फिर ये बहुत दूर तक जो है ट्रैवल करके जाते हैं, यानी कि इंटरप्लेनेटरी स्पेस में ये जो है गति करते हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी तक ये क्यों होता है इसका कारण हमें अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है, लेकिन खगोलविद इस बात को लेकर तो सहमत हैं कि ये जो बेसिकली हमारी घटना है, इसमें सूर्य का जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक जो फील्ड है सन की, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस घटना के होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये न्यूज़ में है। देखिए, रशिया ने हाल ही में ये धमकी दी है कि अगर उसके ऊपर से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो नहीं हटाए जाते तो वो जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है इसको जो सुविधा प्रदान करता है वो करना बंद कर देगा और फिर अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन गिर सकता है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसीलिए न्यूज़ में है यहाँ पर यही बताया। देखिए, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतर सरकारी समझौते द्वारा शासित होता है। क्या मतलब हुआ? अंतर सरकारी समझौता, यानी कि जो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स है, बहुत सारी सरकारों ने मिलकर समझौता किया है, उसके अकॉर्डिंगली जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। लोगों ने मिलकर रूल रेगुलेशन बनाए हैं, ठीक है। इस समझौते पर देखिए जो 15 राष्ट्र थे उन्होंने 29 जनवरी 1998 को जो है हस्ताक्षर किए थे। समझौते का मूल नियम क्या है कि प्रत्येक भागीदार देश अपने द्वारा पंजीकृत तत्व होंगे, यानी कि हर कंट्री जिसके कुछ रजिस्टर्ड एलिमेंट्स हैं उन पर कंट्रोल रखेगा और साथ में उन एलिमेंट्स के साथ काम करने वाले तत्वों पर भी कंट्रोल रखेगा, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उस पर कंप्लीटली कंट्रोल आपको करना होगा, ठीक है। और साथ में क्या लिखा है कि जो एलिमेंट्स उन पर तैनात जो अपने देश के नागरिक कर्मी हैं उन पर भी आप कंट्रोल रखोगे। कहाँ लिखा है ऐसा? अंतर सरकारी समझौते का अनुच्छेद 5। देखिए, आर्टिकल 5 ये बड़ा न्यूज़ में है। ये नेटो की वजह से भी, नेटो में भी आर्टिकल 5 हमने पढ़ा है और यहाँ पर इस समझौते का भी आर्टिकल 5 हमने पढ़ा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे अगर लिंक करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो चीज़ें जो है याद रहती हैं। देखिए, इसका अर्थ ये निकलता है कि अंतरिक्ष स्टेशन के चाहे अधिकारी हो, उसका कोई मालिक हो, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूरोप के भागीदार देश, जापान, कनाडा, सब है, इनके द्वारा जो प्रदान किए जा रहे हैं वो जो जिसने प्रदान किया है वो कानूनी रूप से जिम्मेदार है। यानी कि अगर आपने कहा कि मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो है एनर्जी वाला काम करूंगा, किसी ने कहा कि मैं इसका सपोर्ट और मेंटेनेंस का काम करूंगा, तो आप लीगली बाइंडिंग है उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। ये आप समझ गए। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम, जिसको शॉर्ट में जो है वन अधिकार अधिनियम भी कहते हैं। ये न्यूज़ में है, ये वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एनवायरनमेंट का एक पार्ट बनता है। तो देखिए 2006 में इसको पारित किया गया था। और क्यों पारित किया गया था? ये जो पारंपरिक वनवासी समुदाय हैं उनके जो अधिकार होते हैं अपनी जंगल जमीन पर, उनके अधिकारों को कानूनी मान्यता देने के लिए जो है किया गया था। समझते हैं, एक तो ये क्या देता है, स्वामित्व के अधिकार देता है। देखिए जो आदिवासी है वो जो वहाँ की ज़मीन थी उस पर अगर खेती कर रहे थे एक लंबे टाइम से, एक कट ऑफ डेट देती है, अगर आप उस डेट से पहले उस पर खेती कर रहे थे तो उस ज़मीन पर आगे के लिए आपको ओनरशिप राइट्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो एक तो आपको लंबे टाइम से खेती करना चाहिए, आपके पुरखे जो है करते आ रहे हो, फिर एक कट ऑफ डेट से पहले आपने खेती करना ज़रूरी हो, और एक लिमिटेड भूमि होती है, जैसे इसमें क्या है 4 हेक्टेयर तक की भूमि, ठीक है, इस पर आपको ओनरशिप मिल जाती है। यहाँ पर ध्यान आपको ये बात रखनी है कि इससे कोई नई ज़मीन पर आपको ओनरशिप नहीं मिलती है, वही पुरानी ज़मीन जिसको आप पुरखों के टाइम से खेती करते आ रहे थे उसी पर आपको जो है राइट्स जो है मिल जाते हैं। स्वामित्व का अधिकार हो गया। फिर अधिकारों का उपयोग, अब जो वनवासी आदिवासी होते हैं उनका लघु वन उपज जो आपके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उन पर चारागाह क्षेत्र जो होते हैं, पशु चारक मार्ग संबंधी जो चीज़ें होती हैं उन पर भी उनके अधिकारों को मान्यता दी गई है, ठीक है। उसके बाद राहत और विकास का अधिकार, अगर वनवासियों या आदिवासियों को आप वहाँ से हटा देते हैं तो बेसिकली उनके विस्थापन के मामले में
पुनर्वास के जो अधिकार होंगे उनके साथ में जो कुछ अधिकारों के संरक्षण से संबंधित मामले हैं, अगर कोई ज़बरदस्ती उनको हटा रहा है तो इन सबको भी जो है प्रोटेक्शन इसके तहत दी गई है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से, तो इसको डिटेल से आप पढ़िएगा। फिर है इमनाती साइक्लोन। देखिए मेडागास्कर में आया है और ये 5वीं चरम मौसमी घटना हाल के समय में हुई है। अगर मेडागास्कर की बात करें तो देखिए ये 1 महीने में चौथा उष्णकटिबंधीय तूफान है, यानी कि 1 महीने में चौथा ऐसा ट्रॉपिकल साइक्लोन वहाँ पर आया है। पहले 3 के नाम क्या थे? तो अन्ना, उसके बाद बत्सिराई और डुमाको, और अभी चौथा कौन सा है? इमनाती। तो इन सब के नाम जो है ध्यान रखिएगा, कई बार मैच द फॉलोइंग पूछ लिया जाता है। ECGC लिमिटेड, ये क्या है? देखिए ये जो आपका एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन है गारंटी के लिए, ठीक है, यानी कि जो आपके एक्सपोर्ट के लिए गारंटी देता है, ठीक है, वो उसके लिए एक जो है संस्था है। तो इसने क्या किया है? रूस को प्रतिबंधित कवर श्रेणी में डाल दिया है। देखिए क्या होता है, आप क्या देते हैं, आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको इंश्योरेंस देते हैं, ठीक है, ताकि जो है सुरक्षित आपका माल पहुंच जाए और बदले में पेमेंट आपको सुरक्षित टाइम पे मिल जाए। लेकिन क्योंकि रूस का ये सब विवाद चल रहा है तो उसको प्रतिबंधित कवर श्रेणी में डाल दिया है, जिसमें क्या है थोड़ी से नॉर्म्स टाइट हो जाते हैं। इससे पहले रूस जो है वो उदार श्रेणी में था, उस टाइम पे जो है इंश्योरेंस वगैरह के लिए रूल्स थोड़े से आसान रहते हैं। ठीक है, तो ये तो इस वजह से जो है न्यूज़ में है। ये ECGC है क्या? तो ये एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ये क्या है? एक सरकारी स्वामित्व वाली निर्यात ऋण प्रदाता कंपनी है। ठीक है, ये भारतीय निर्यातकों को क्या देता है? तो निर्यात ऋण बीमा सहायता, यानी कि एक्सपोर्ट पर इंश्योरेंस जो है देता है। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जो है तत्वाधान में काम करता है और मुंबई में स्थित है, और स्थापना जो इसकी हुई थी वो 1957 में हुई थी। तो इसके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 ये रिलीज किया गया है। किसके द्वारा? यूएस का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके अंदर जो वैश्विक नवाचार नीति केंद्र है उसके द्वारा ये रिलीज किया गया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उस पर बेसिकली कैसा व्यवसायीकरण चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अंतर्गत क्या कुछ हो रहा है, और जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अधिकार है इनका जो है मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, मतलब चीज़ें कैसी चल रही हैं इसको देखने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए जो है इस सूचकांक को लाया जाता है। अगर भारत की बात करें तो 2021 में जो है भारत 55वें देशों में 43वें स्थान पे है, जबकि अगर हम जो है बात करें पहले की तो ये 40वें स्थान पे था। सॉरी, 22 में जो है 43वें रैंक पे है और 21 में जो है 40वें स्थान पर था। जो टॉप के 5 देश हैं जैसे कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद देखिए जो वीज़ा दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके नियमों में कुछ आसानी लाने के लिए और बहुत आसानी से उस वीज़ा को देने के लिए एक स्कीम जो है गवर्नमेंट की तरफ से लाई गई है। क्या है नाम? इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेन रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग, यानी कि IVFRT स्कीम, जिसको बोलते हैं अप्रवासन वीजा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग योजना। तो सरकार ने देखिए बजट में आवंटन दिया है और इसको आने वाले 5 साल की अवधि के लिए जारी रखने की अनुमति दे दी, यानी कि 2026 तक ये स्कीम जो है लागू रहेगी। इसमें क्या होता है, वीजा जारी करना, विदेशियों का पंजीकरण करना, देश में उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना, ये सारे कार्य जिस भी तरीके से होते हैं उन सारे चीज़ों का मॉडर्नाइजेशन करना, आधुनिकीकरण करने के लिए स्कीम लाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एक तो भाई सुरक्षित और एकीकृत सेवा प्रदाता फ्रेमवर्क हम दे सकें, दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा का भी जो है हम ध्यान रख सके, यानी कि एक तो फॉरेनर्स को वीज़ा लेने में कुछ खास प्रॉब्लम ना हो, दूसरा वो फॉरेनर्स हमारे देश में आके क्या कुछ करते हैं, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ का भी ध्यान रखना, यही इसका उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है, इनके जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है उसके तहत ये गृह मंत्रालय की जो मिशन मोड परियोजनाएं हैं उसमें शामिल है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट समझते हैं ब्लू ब्लॉब, ये न्यूज़ में है। देखिए जो ब्लू ब्लॉब है ना, ये ठंडा पैच है और एक इसके बीच में आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में ठंडा पैच है, इतना आप समझिएगा। उसके बाद आप जो समझेंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि ब्लू बॉब से जो आर्कटिक समुद्री बर्फ थी
उसको पिघलने को अस्थायी रूप से रोकने में मदद मिल रही है। ऑब्वियस सी बात है कि कोई चीज़ गर्म है तो वो बर्फ़ को पिघलाने में जो है स्पीड अप करती है, लेकिन अगर कोई ठंडा पैच है, कोई ठंडी जगह है, तो बर्फ़ के पिघलने की दर को कम करने में हेल्प करेगी, और यही जो है ब्लू बॉब है। ठीक है, देखिए अगर आर्कटिक क्षेत्र की बात करें तो जो वैश्विक स्तर पर गर्म हो रहा है उससे 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है, यानी कि यहाँ पे सिचुएशन ग्लोबल वार्मिंग की थोड़ी सी ज़्यादा वर्स है। क्या बताया हुआ है कि 1995 से 2010 के बीच की अगर बात करें तो ग्लेशियर औसतन 11 बिलियन टन प्रति वर्ष की दर से जो है पिघल रहे थे। ये अपने आप में बहुत मतलब गंभीर बात है अगर ग्लेशियर इतनी तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। ठीक है, ब्लू बॉब कहाँ है? तो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के दक्षिण में स्थित एक ठंडा पैच है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बारे में जानकारी बहुत सीमित है। ठीक है, और इस ठंडे पैच के कारण समुद्री सतह का तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज जो है किया गया है। जितना जनरली टेम्परेचर रहता था उससे 4 डिग्री और कम रहा है इस पैच की वजह से। ठीक है, तो ये कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये ब्लू बॉब आया कहाँ से है, तो वो कहते हैं कि जो आइलैंड के ग्लेशियरों पर चलने वाली ठंडे तापमान की हवाएं हैं ये उनसे बना है, लेकिन बाकी लोग इससे सहमत नहीं हैं। वो कुछ और कारण देते हैं, जैसे वो ये कहते हैं कि आर्कटिक में जो सामान्य समुद्री सतही तापमान में जो परिवर्तनशीलता होती है ये उससे संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक मैप दिखाया हुआ है, ये ग्रीनलैंड है और ये है जो आपका आइलैंड है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये जो पैच है ये बेसिकली इनके साउथ में कहीं पे बीच में पड़ता है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस आपको पता हो कि बेसिकली ब्लू बॉब ये है क्या। ठीक है, उसका वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है, इसकी बैठक हुई थी, इसलिए ये न्यूज़ में है। कब हुई थी? इसकी 25वीं बैठक देखिए मुंबई में आयोजित की गई थी, और इस बैठक में बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत की गई। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि विभिन्न अधिदेश जो है वैश्विक और घरेलू विकास के मद्देनजर उत्पन्न होने वाले जो प्रमुख चुनौतियां हैं इन सब पर जो है विचार विमर्श किया गया। अगर हम जो है वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना सरकार के द्वारा वित्तीय बाजार यानी कि फाइनेंशियल मार्केट के जो नियामक हैं, रेगुलेटर्स हैं, उनसे परामर्श करके वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए, अंतर नियामक समन्वय के लिए और साथ में वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र को मजबूत बनाने के लिए की गई थी। ठीक है, तो इसके कार्य क्या है? जिस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की गई थी वही जो है इसके कार्य हैं, जैसे कि भाई रेगुलेटर्स की जो ऑटोनॉमी है उसको बेसिकली किया जाए, निगरानी जो है चीज़ों की जाए। ठीक है, और साथ में वित्तीय क्षेत्र की डेवलपमेंट से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत की जाए, जो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, और साथ में जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन पर काम किया जाए, यानी कि वित्तीय समावेशन पर। वीर सावरकर ये न्यूज़ में है। देखिए प्रधानमंत्री द्वारा सावरकर जी को उनकी पुण्यतिथि जो कि 26 फरवरी को होती है उस पर श्रद्धांजलि दी गई। इनका जो जन्म था वो 28 मई को हुआ था। कब हुआ था? 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर ग्राम में। ठीक है, तो अब आपकी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वीर सावरकर जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देखिए इनके क्या क्या कार्य किए गए थे, तो इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी नाम से एक भूमिगत सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम गए, वहाँ पर इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की, फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़े, और ये 1937 से लेकर 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, जो इनकी बुक है द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये काफ़ी जो है चर्चित बुक है। इसके अलावा इन्होंने हिंदू कौन है ये पुस्तक भी लिखी है। तो ठीक है, वीर सावरकर के बारे में आप अपनी जनरल स्टडीज़ में जीएस में जाकर पढ़ लीजिएगा, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑपरेशन गंगा। तो देखिए यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकालने हेतु गवर्नमेंट ने बेसिकली ऑपरेशन शुरू किया है, और इसके लिए डेडिकेटेड ट्विटर हैंडल जिसका नाम है ओप गंगा हेल्पलाइन, इसको शुरू करने की भी घोषणा की है। यूक्रेन के अंदर लगभग 20,000 से ज़्यादा जो भारतीय छात्र लोग हैं वो फंसे हुए हैं, जिसमें से कुछ जो है सरकार ने निकाल लिए हैं और बाकियों के लिए भी काम चल रहा है। ठीक है, तो ऑपरेशन गंगा की बात करें तो क्या है? ये भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक मिशन है जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं लगभग 20,000, और भारत सरकार द्वारा रोमानिया, हंगरी,
पोलैंड, स्लोवाकिया की सीमाओं में फंसे जो भारतीय हैं उनको भी ये सुविधा दी जा रही है। क्या ये अपने आप में पहला ऑपरेशन है? तो नहीं, ऐसे और भी ऑपरेशन गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर चलाए गए हैं। जैसे 2 एग्जाम्पल आपके सामने, वंदे भारत मिशन जो 20 में चला था, तो कोरोना वायरस के कारण जब वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध लग गए थे तब भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया था। इसके अलावा ऑपरेशन समुद्र सेतु जो चलाया गया था, तो ये भी देखिए कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेशों से घर वापस लाने के लिए नौसेना का एक अभ्यास था। ठीक है, तो ऐसे मिशन जो है सरकार चलाते रहती है, आपको नाम और उस मिशन का उद्देश्य पता होना चाहिए। फिर देखिए सब जो रूसी बैंक है उसको स्विफ्ट जो प्रणाली है उससे बाहर कर दिया गया है। स्विफ्ट प्रणाली के बारे में मैं पहले भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए स्विफ्ट क्या है, ये वित्तीय मैसेजेस के आदान प्रदान के लिए एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इससे बहुत सारे बैंक जुड़े हुए हैं। जब भी आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उनके जो मैसेजिंग सर्विसेज होती है वो सिक्योरिटी के रूप में इसी जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। अगर रूस के बैंकों को इससे बाहर कर दिया जाएगा तो अवश्य ही रूस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, जो रूस के बैंकों की संपत्ति होगी वो लॉक हो जाएगी, वो उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। जिससे फ़ायदा ये होगा कि रूस अपने फॉरेक्स रिजर्व का यूज़ करके और ज़्यादा हथियार खरीदने और युद्ध को बेसिकली और ज़्यादा संसाधनों की पूर्ति करने के लिए नहीं कर पाएगा। स्विफ्ट के बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस किए हैं। लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि आखिरकार यूपीएससी में सिर्फ करंट अफेयर नहीं पूछा जाता। करंट अफेयर के साथ जो स्टैटिक का बैकग्राउंड बनता है वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। सर की स्ट्रैटेजी वीडियो आपने देखी ही होगी, इसके अलावा भी हमारे द्वारा समय समय पर आपको गाइड किया जाता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपका समय देने के लिए बेहद धन्यवाद, शुक्रिया।